हेलो दोस्तों, आप सभी का प्रयोग पाठशाला में बहुत बहुत स्वागत है। आप लोगों ने पिछला वीडियो देखा, बहुत अच्छा लगा मुझे। आप लोगों का अच्छे अच्छे कमेंट्स आए और हमने जो अपने टॉपिक सर हमने पिछले बार किया था, हमने इन्वेस्टमेंट के बारे में कि यार सेविंग अकाउंट जो खोलते हैं हम लोग बेसिकली, वो सेविंग अकाउंट आरडी और एफडी के बारे में समझने की कोशिश की थी। अब इसके अलावा क्या सर, आगे हम जानना चाहते हैं कि इसके अलावा क्या हम कर सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, देखिए सर, उसमें सेविंग आरडी और एफडी के बारे में हमने लास्ट वीडियो में बात की, जहाँ पर हमने ये निष्कर्ष पर हम पहुँचे कि यहाँ पर एफडी और आरडी में पैसा रखना घर में पैसा रखने के बराबर ही है। बिल्कुल ना, तो उसके अलावा भी सर बहुत सारे ऑप्शंस हैं, पर वो सारे ऑप्शंस का जो पहली स्टेप है सर, वहाँ पर हम ये क्लियर करते हैं कि आपकी रिस्क क्या लेने की कैपेसिटी क्या है। आप रिस्क किस तरह का रिस्क? रिटर्न का रिस्क सर, रिटर्न की आपका किस प्रकार का रिटर्न चाहिए जी। क्योंकि अपन ने पहले भी बात की है कि सेविंग अकाउंट में कोई रिस्क नहीं है, इसलिए वहाँ रिटर्न लो है। जब जब इन्वेस्टमेंट पर रिटर्न का आएगा सर, तो स्टार्टिंग रिस्क से होगी। ऑब्वियसली सर, जितना हम रिस्क लेंगे रिवॉर्ड या उसके रिस्क में प्रॉफिट और लॉस होने की प्रोबेबिलिटी भी उतनी ज्यादा रहेगी। बिल्कुल। तो हम पहले होता है कि हम पहले मैं रिस्क आपको बता दूं कि रिस्क क्या है। क्या है? ठीक है। हम एक कॉमन मैन में समझिए कि ये रिस्क 3 प्रकार की होती है। रिस्क 3 प्रकार की मतलब उसकी स्टेजेस 3 होती हैं। ठीक है। एक लो रिस्क, जहाँ पे हमारी एक्सपेक्टेशन आरडी से थोड़ा सा ऊपर रहती है, ज़्यादा हम रिस्क लेना नहीं चाहिए। हाँ, मतलब हम ऐसा है कि बैक डोर से पीछे घुस चले गए अंदर, सरकार का एकदम संरक्षण पे ही हम काम करेंगे, जिसके अंदर बॉन्ड वगैरह, सरकारी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज ये वगैरह, हाँ वो अपन बात करेंगे उस बारे में। सेकेंड होती है मिडिल, मतलब ये क्या बोले, मीडियम रिस्क, जहाँ पे हम बहुत हाई लेवल पे तो नहीं जा रहे हैं, फिर भी हम डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं हो रहे हैं मार्केट पे, और हम एक लो से थोड़ा सा ऊपर, थोड़ा सा अच्छी रिस्क, मतलब एकदम हाई रिस्क में ना रहते हुए मिडिल में काम करते हुए, यहाँ रिटर्न की एक्सपेक्टेशन थोड़ा सा इंक्रीज होती है। ठीक है। एक रिस्क होती है सर हाई रिस्क, जहाँ पर रिटर्न की एक्सपेक्टेशन भी हाई होती है। बिल्कुल। और वहाँ पे पैसा सट्टा होता है ना सर, सट्टा कहते हैं ना, अब उसको है तो इलीगल, पर वो हाई रिस्क पे काम करता है, जाएगा या आएगा, जाएगा या आएगा। तो ये रिस्क के अकॉर्डिंग ही अपन इन्वेस्टमेंट प्लान्स होते हैं सर। तो आज हम किन रिस्क को ले रहे हैं और कितना क्या कर रहे हैं, कैसी प्रोसेस हम लोग बात कर रहे हैं, किस रिस्क के अंदर कौन सा इन्वेस्टमेंट में क्या रिस्क लगती है, ये इसके बारे में हम बाद में मतलब डिपेंड करेगा हमारे ऊपर कि हमें वो रिस्क लेनी है। आज अपन डिस्कशन करते हैं सर कि कितने टाइप के ऑप्शंस है अपने पास। ओके, मतलब इन्वेस्टमेंट के हम ऑप्शन। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। तो गाइस, हम लोग अभी जो बात करने जा रहे हैं वो इन्वेस्टमेंट, इसके अलावा क्या, जैसे देखो आप सेविंग में जो रख रहे हो ना, अगर आप देखो तो एक तरह से वो भी इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि उसमें भी परसेंटेज मिलते हैं, पर बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता, पर मिलते हैं। और जितने भी हमने आरडी बात किया वो भी एक इन्वेस्टमेंट एक तरह से है, एफडी भी हो गया। अब जो हम नया इन्वेस्टमेंट के बारे में बात करने जा रहे हैं वो क्या है सर, इसके अलावा हम क्या इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं? सर इसके अलावा आप स्टॉक है, स्टॉक, म्यूचुअल फंड है जी, बॉन्ड है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है, प्रोविडेंट फंड है, एनएससी है, ये बहुत सारी चीजें है, एनपीएस है, बहुत सारे ऑप्शंस खुले हुए हैं, मतलब रियल एस्टेट है। थोड़ा प्रोसेस में चलते हैं जाके समझ में भी आएगा, क्योंकि हमें वीडियो तो बहुत सारे बनानी है। जी जी जी। तो आज थोड़ा हम प्रोसेस में चलते हैं, 1-2 स्टार्ट करते हैं जहां से हमें समझ में आ जाए, और एंड में हम कुछ ऐसी चीजें बताना चाहेंगे इनको। एंड में सर आप लोगों को कुछ ऐसी चीजें आपको मिलेगा जो कि आपके फेसबुक के लिए, आपके लिए कि कौन सा सुटेबल होना चाहिए और आपको लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, ये हमारा पर्सनल रिकमेंडेशन रहेगा। आप हमें दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं। सर देखिए, अपन कुछ बेसिक आज 3-4 टॉपिक पे बात करते हैं। पहला है कि लो रिस्क पे ही जाते हैं, नॉर्मल सी लो रिस्क में, ज्यादा रिस्क होती नहीं है उनमें। ठीक है। गवर्नमेंट बॉन्ड्स क्या होता है कि आरबीआई और गवर्नमेंट एजेंसी, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, या कई बार बहुत सारे केसों में नगर निगम, महानगर पालिका जिनको बोलते हैं, वो भी अपने बॉन्ड जारी करती है। अच्छा। ये हमारे नॉर्मली नॉलेज पे नहीं रहता है, गवर्नमेंट बॉन्ड जारी करती है, जिसपे रेट ऑफ इंटरेस्ट भी ठीक रहता है, कोई पैसा डूबने का कोई रिस्क नहीं रहता, क्योंकि गवर्नमेंट की इसमें फिक्स होता है। हाँ बिल्कुल, बॉन्ड पे फिक्स रहता है, पर सेविंग से ज्यादा रहता है, सेविंग से, इसलिए उसको लो रिस्क में डाल रहे हैं ना सर अपन। हाँ बिल्कुल, लो रिस्क है, मतलब कोई ऐसा रिस्क नहीं रहती है। तो गवर्नमेंट बॉन्ड है, तो इन पे टाइम पे बॉन्ड जारी किए जाते हैं, एक पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन के लिए होता है, 2 साल, 3 साल, 8 साल, 10 साल, जैसा भी बॉन्ड के ऊपर डिपेंड करता है। गवर्नमेंट बॉन्ड हो गए। दूसरा है कि आप यूलिप प्लान ले सकते हैं। यूलिप प्लान होता क्या है, हम डायरेक्ट मार्केट में इन्वॉल्व नहीं होते हैं, कंपनियां हमको इंश्योरेंस के साथ यूनिट लिंक इंश्योरेंस प्लान भी आते हैं बाजार में। हाँ बिल्कुल आते हैं। ठीक है। उसके बाद स्टॉक एक ऑप्शन है, म्यूचुअल फंड एक ऑप्शन है। म्यूचुअल फंड में
जो अपन बात करेंगे डीमैट अकाउंट। म्यूचुअल फंड सर मुझे ऐसा लगता है ना कि एक बार एक सेक्शन रहेगा जिसमें हम म्यूचुअल फंड का डिटेल में बात करेंगे, एक्चुअल म्यूचुअल फंड कंपनी क्या होती है, कैसे काम करती है और आप कैसे उसको फिल्टर लगा सकते हो, कैसे कौन सा आपके लिए सुटेबल है, मतलब डिटेल में हम उस पे जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, मिस्ट्री ऑफ म्यूचुअल फंड हम लोग ना एक बार उसको डिटेल में हम लोग सेशन बिल्कुल बिल्कुल मिस्ट्री ऑफ म्यूचुअल फंड अपन बहुत डिटेल में जाकर उस पर काम करेंगे। बहुत बड़ा टॉपिक है, मतलब म्यूचुअल फंड बहुत बड़ा टॉपिक है। उसके बाद नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट है, किसान विकास पत्र है, पोस्ट ऑफिस स्कीम डिपॉजिट है, बच्चियां हैं जिनके घर में सुकन्या समृद्धि योजनाएं हैं, तो लॉट ऑफ ऑप्शंस, मतलब बहुत सारे ऑप्शंस हैं हमारे पास बाजार में जो कि सेविंग के अल्टरनेटिव है, जहां पर हम पैसा, पर यहाँ पर कुछ बाउंडेशन है। किसी स्कीम में लिक्विडिटी की प्रॉब्लम है, कुछ लॉक इन पीरियड पे काम करते हैं, पर हाँ मुझे ऐसा लगता है कि आप जैसे म्यूचुअल फंड आप समझिए, म्यूचुअल फंड बहुत सारे ओपन एंडेड क्लोज एंडेड वो अपन बाद में पढ़ेंगे, पर हाँ उसमें ऑप्शंस रहते हैं कि मैं पैसा निकाल सकता हूँ, आप उसको लिक्विड मान सकते हैं। बिल्कुल। गोल्ड एक इन्फ्लेशन को बीट करने का एक बेस्ट इन्वेस्टमेंट होता है सर। गोल्ड की जो है उसको आप इस मार्केट में इन्वेस्टमेंट, या फिर जो कहा जाए कि बड़े लोग इन्वेस्टर हैं, ये हम ये एज्यूम करके चलते हैं कि इन्फ्लेशन को अगर आपको बीट करना है तो अपन को सोना खरीदना है। आरबीआई भी सोना खरीदता है ना सर? हाँ बिल्कुल खरीदता है। तो वो इन्फ्लेशन बीट करने के लिए कि महंगाई के हिसाब से हमारे पास गोल्ड रखा हुआ है, तो गोल्ड एक ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट है और एक अच्छा इन्वेस्टमेंट है जो कभी धोखा नहीं देता है। बिल्कुल। रियल एस्टेट है। गोल्ड के बारे में एक चीज बताना चाहूंगा सर, गोल्ड अभी जो रेट चल रहा है वो 72,000 के अराउंड चल रहा है, ठीक है जी सर। एक हम सेशन जब लेंगे जिसमें आपको बताऊंगा कि गोल्ड का जो 72,000 चल रहा है उसको केवल 60 से 65 रुपए में खरीद सकते हो, ये मैं बाद में बताऊंगा। बिल्कुल, ये एक बहुत शानदार चीजें हैं। अभी इन्वेस्टमेंट आप हमारे साथ बने रहिए, एक से एक टिप्स आपको मिलेंगे, बहुत सारी चीजें जिसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत लो इन्वेस्टमेंट में बहुत अच्छा रिटर्न निकाल सकते हैं। हाँ मैं समझ गया आप क्या बताने वाले हैं, ठीक है आप बताइएगा। बिल्कुल उसको बाद में बिल्कुल जी। किसान विकास पत्र एक अच्छा ऑप्शन है सर, पोस्ट ऑफिस वगैरह मिल जाता है। 1998 के आसपास से ये चल रहा है, स्मॉल स्कीम 5-5 हज़ार के मल्टीपल में ये, और 500-1,000 के उस पर किसान विकास पत्र चलते हैं, अच्छा रेट ऑफ इंटरेस्ट देते हैं। एनपीएस एक अच्छा ऑप्शन है, एनपीएस पे भी अपन पैसा डिपॉजिट कर सकते हैं। नॉर्मली गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो या फिर प्राइवेट सेक्टर के हो, एनपीएस अकाउंट खोल रहे हैं। एनपीएस के अंदर जो लिमिट जो हम रेगुलर जमा करते हैं, सपोज मैं 10,000 रुपीज़ मेरी सैलरी से डिडक्ट हो रहा है, उसको एडिशनल में जमा कर सकता हूँ। प्रोविडेंट फंड में हम पैसा जमा कर सकते हैं। तो जो बहुत सारे अल्टरनेटिव हैं हमारे पास जो हमको सेविंग से ज़्यादा रिटर्न दे रहे हैं, और हम उस पे जाके एक अच्छा कॉर्पस खड़ा कर सकते हैं। मतलब आरडी, अगर आप सेविंग अकाउंट में आरडी क्रिएट करके 5% या 6% की आरडी बना रहे हैं, तो उससे बेटर ऑप्शन है कि आप एक एसआईपी म्यूचुअल फंड में रखें। एसआईपी से बेस्ट है। एसआईपी आप वही चीज कर रहे हैं, मतलब आप सेविंग अकाउंट से भी पैसा डिडक्ट करने के बाद एक आरडी खड़ी कर रहे हैं, वही आरडी आप म्यूचुअल फंड में डालें और वहां से कॉर्पस अच्छा खड़ा हो जाएगा। जो आप यहाँ 5% ले रहे हैं किसी आरडी में, म्यूचुअल फंड में, तो रिटर्न इतने अच्छे हैं। कुछ फंड में आपको बाद में सजेस्ट करूंगा, अपन बात करेंगे उस बारे में, जिसने 15%, 20%, इवन 23 और 33% तक रिटर्न दिया है ईयरली। तो ये रिटर्न जहाँ पे हम सेविंग और एफडी में देख रहे हैं 3%, 7% इसमें रुक रहे हैं, हाँ वो अपने को यहाँ पे इतने में मिल सकते हैं। बिल्कुल। और म्यूचुअल फंड भी सर बहुत सारे ऑप्शन है, आप रिस्क के अकॉर्डिंग म्यूचुअल फंड भी डिवाइड होते हैं। म्यूचुअल फंड तो सर बहुत बड़ा है। हाँ बहुत बड़ा चीज है, बड़ा एक टॉपिक है और बहुत बड़ा मिस्ट्री। पोस्ट ऑफिस में भी आप डिपॉजिट, जो चीज आप बैंक में कर रहे हैं, पोस्ट ऑफिस में रेट ऑफ इंटरेस्ट थोड़ा अच्छा रहता है। अगर आप एफडी में ही जाना चाह रहे हैं, टर्म डिपॉजिट पे ही जाना चाह रहे हैं, तो पोस्ट ऑफिस एक अच्छा ऑप्शन है। और दूसरा ये सर कि ये सारी इन्वेस्टमेंट है ना, ये आपकी एज पे भी डिपेंड करते हैं। एज पे कैसे डिपेंड करते हैं कि सपोज मेरी एज है अभी 23, ठीक है, तो यहाँ से मैं 40 और 35 तक मेरी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी हाई होगी। बिल्कुल। जब मैं 40 से जाके 55 तक जाऊंगा तो मॉडरेट पे जाऊंगा, मतलब मैं मिडिल उस पर चला जाऊंगा। पर मैं 60 साल के बाद मैं रिस्क नहीं ले सकता ना सर, क्योंकि अब की मुझे हाई रिस्क पे इन्वेस्टमेंट चाहिए। मैं सिक्योर उस पर जाऊंगा। मैं अभी जो मैं मतलब इन्वेस्टमेंट उस टाइम भी कर सकते हैं, बट आप सिक्योर प्रोडक्ट, आपकी एज कम रिस्क ज्यादा। सर एक इसका थ्योरी है, जैसा कि मैं समझता हूँ, मतलब मैंने कहीं पे ये चीज किया था कि थ्योरी ऐसा है कि आप सबसे पहले अपनी एज आपने बताई, जो भी आपकी एज है बिल्कुल उसको 100 से माइनस कर दीजिए, ठीक। जितना आया ना उतने % का आप रिस्क ले सकते हो।
हाँ कह सकते, बेस्ट मतलब जैसे अगर 20 साल का है, कह सकते 20 साल का अगर कोई लड़का बिल्कुल है, बिल्कुल 20 साल का लड़का है, उसके पास पैसे जो भी रहता है ना, उसको घर चलाना, कोई चलाना, कुछ नहीं चलाना, अगर मैं उसको बोलूँ कि आपका जो भी पास पैसा आपके है ना, 80% आप रिस्क जो ज्यादा है ना, वोलेटाइल है जो चीज, उस पर आप लगाइए ना, कोई दिक्कत नहीं है। रीजन है क्योंकि 20 साल का बच्चे को ना कोई फैमिली चलानी है, ना घर चलाना है, ना कुछ नहीं करना, और अगर उसके पास किसी तरह का कोई इनकम हो रही है, चाहे वो पॉकेट मनी हो या किसी तरह का, तो वो रिस्क वाले प्रोडक्ट पे जा सकता है। पर अगर वही चीज 80 साल का है और वो 20 अगर वो लेना चाहता है, तो वो केवल रिस्क उसको 20% ही लेनी चाहिए। अब प्रॉब्लम सर यहाँ पर ये है कि लोगों का मेंटलिटी ये है कि मैं पहले तो स्टार्टिंग होती है, जब इनकम होती है तो एक्सपेंसेस बहुत इंक्रीज होते हैं। एग्जैक्टली मतलब अब जहाँ पर सेविंग का पार्ट, अपनी इनकम को पार्ट में डिवाइड नहीं कर पा रहे हैं, हाँ। डिवाइड में करना चाहिए। एक पोर्शन जो हम रेगुलर एक्सपेंसेस है हमारे, एक पर्टिकुलर पोर्शन या 5% और 10% इन्वेस्टमेंट के पार्ट पे ले जाना चाहिए। सर मैं अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं जी, मुझे ऐसा लगता है ना कि हम इसलिए ज़्यादा, जो भी आपने बोला ना कि जो भी इनकम होती है उससे ज़्यादा एक्सपेंसेस होती है, उसका रीज़न मुझे लगता है कि सभी के पीछे एक ही चीज़ होगा। याद आप कीजिए, जब भी आपने स्टार्ट किया होगा सोर्स ऑफ इनकम के लिए, चाहे वो जॉब की होगी, बिजनेस की, जब भी जो भी स्टार्ट किया होगा आपने, तब से लेके अभी तक, तब से लेके मैं बता रहा हूँ, पहले इनकम से लेके आपने कोई भी इनकम का ना, जो फर्स्ट इनकम था ना, उस टाइम से लेके अभी तक कोई इन्वेस्टमेंट वाला एक पार्ट आपने नहीं किया स्टार्ट। आप इन्वेस्टमेंट नहीं साथ में करते हैं। अगर आप साथ में शुरू से करते रहते हैं ना, शुरू से अगर आप एक छोटा सा इन्वेस्टमेंट, आप शुरू से ये मान के चलो कि मुझे जो भी इनकम होगा ना, उसका 10 से 20% में इन्वेस्टमेंट में लगाऊंगा, चाहे वो किसी भी फील्ड में। यकीन मानो, ये जो प्रॉब्लम हम लोग फेस करते हैं जो बाद में, कि हमारा इनकम जितना होता है उससे ज़्यादा खर्चे हो जाते हैं, रीजन होने का है ना, क्योंकि हमारा बैकअप इन्वेस्टमेंट के नाम से कुछ नहीं होता है, क्योंकि हमारा कोई हैबिट नहीं होता है। हमें हैबिट होनी चाहिए। इसका एक बेस्ट एग्जांपल बताता हूँ मैं आप सबको। जब अपन इंश्योरेंस के बारे में बात करेंगे तो टर्म प्लान पहले होता क्या था कि नॉर्मली कंपनियाँ, मैं टर्म इंश्योरेंस लिया, सपोज मैंने एक 1 CR का टर्म इंश्योरेंस लिया, तो मुझे उन्होंने कहा कि आपको 85 ईयर तक का प्लान है, तो मुझे रेगुलर बेसिस पे ये प्रीमियम जमा करनी होती, जो होती नॉमिनल थी, मतलब ऐसा हो सकता 30,000 रुपये हो। पर अभी इंश्योरेंस कंपनियों में ये ऑप्शन दे दिया है कि आप 5 साल दे दीजिए, हम आपको कवर 85 तक देंगे। उसके पीछे लॉजिक यही है सर कि आपकी जब आप 65 के होंगे, हो सकता है कि उस समय आपके पास इनकम ना हो। सही बात है। तो वहां पर डिसकंटिन्यू करने से आपका जो 30 ईयर का जो आप प्रीमियम भर के आए हैं उसका लॉस, और वो आपने जो टर्म का इंश्योरेंस लेके रखा था रिस्क के लिए, वो लॉस, क्योंकि आपको इंश्योरेंस नहीं मिलेगा, आपको डिसकंटिन्यू होगा। अच्छा, और आप 65 में चालू करेंगे तो प्रीमियम जो 30,000 की आ रही थी ना, वो 2.5 लाख रुपए आई। 2.5 लाख रुपए है जी, एग्जैक्टली। इसलिए कहते हैं कि जब इनकम आपकी अच्छी है तो शुरू के 5 साल मैंने पे किया। और मैं तो बोलता हूँ ना सर कि मैं आप लोगों को एक ट्रिक बताऊंगा, चीज़ें, इनकम चाहे कैसी भी हो, चाहे आप 1,000 रुपये स्टार्ट कर रहे हो इनकम, या 5,000 50,000 जो भी हो, आपको तरीका बताऊंगा, उस तरीके पे आप चलना। लिटरली बता रहा हूँ, आप इन्वेस्टमेंट करने जाओ, क्योंकि इन्वेस्टमेंट का सबसे बड़ा सर, एक सबसे बड़ा दिक्कत क्या है ना, लोगों को ये लगता है, जैसे बिजनेस के बारे में बात करोगे ना कि यार बिजनेस करना, बोल सभी के मुंह से एक ही चीज़ आएगा कि यार बिजनेस अभी नहीं कर सकते क्योंकि उतने मेरे पास इन्वेस्टमेंट नहीं है। इन्वेस्टमेंट कितना लगता है ये नहीं पता है सबको, ये सभी को नहीं, क्योंकि हर बिजनेस का अलग मॉड्यूल है, अलग इन्वेस्टमेंट लगेगा। सभी में ऐसा नहीं कि 5 करोड़ होना चाहिए तभी मैं बिजनेस कर सकता हूँ। उसी तरह इन्वेस्टमेंट भी जो है ना, लोगों को लगता है मेरे पास अभी इनकम ही नहीं हो रही तो क्या करूँ। जैसे ITR, अभी ITR का टाइम आ गया, अभी चीज़ें लोग भरने का। आप यकीन मानना, आप भी पूछना ठीक है, अपने दोस्तों में, अपने फैमिली परिवार से, किसी को बोलना कि ITR आपने भर दिया क्या, वो एक ही चीज़ बोलेंगे, मेरे इनकम नहीं होता है। लोगों को ये सब चीज़ें इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि लोगों को नॉलेज की कमी है। नॉलेज नहीं पता है कि इन्वेस्टमेंट का क्या अमाउंट हो सकता है, ITR का होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, बहुत बेसिक चीज़ें। तो हम लोग उन्हीं चीज़ों में इनको अवेयर करना है हमेशा, बिल्कुल, कि हमें बताना है कि आप इन्वेस्टमेंट बिल्कुल कर सकते हैं, 100 रुपये से भी स्टार्ट कर सकते हैं, बस आपको पता होना चाहिए। बिल्कुल सर, इन्वेस्टमेंट के बहुत सारे ऑप्शन है। तो अब मुझे लगता है कि अब हमारे जो व्यूअर्स हैं या फिर हमारे फ्रेंड लोग हैं, ये अब बैंक में मेरे ख्याल से अब FD में और सेविंग में अमाउंट रखने के पहले एक बार सोचेंगे जरूर। ये चॉइस उनकी ही है, हो सकता है उनको अभी भी सेविंग और FD में भरोसा ही हो, और भरोसा करना भी चाहिए, पर हाँ एक बार आप अल्टरनेटिव, भरोसा करने का एक ही सिंपल तरीका से अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट देख सकते हैं। बिल्कुल, ऑटोमेटिक भरोसा होगा। हम नॉलेज देने को तैयार हैं, हम आपसे शेयर करने को तैयार हैं, आप बस साथ में बने रहिए। जो भी चीज़ें आपको जानना है उसमें कमेंट कीजिए कि इसके बारे में मुझे नेक्स्ट वीडियो बनाइए, हम कोशिश करेंगे पहले उसी को बनाएं। वैसे सारे कवर होंगे, आपके जो मन में क्वेश्चन है ना वो भी कवर करेंगे हम, पर टाइम टू टाइम होता जाएगा। तो लास्ट में सर एक बार इन्वेस्टमेंट के ऑप्शंस अपन काउंट कर लें। बिल्कुल, ठीक है। किन किन चीज़ों पे हम लोग बात कर रहे थे अभी? फर्स्ट स्टॉक, FD, ये इन्वेस्टमेंट का एक ऑप्शन है। हाँ। अच्छा, FD में मैं आपको बता रहा हूँ कि FD में जो हम बैंकों में पढ़ा हमने 5 से 6%, FD में सर कॉर्पोरेट FD भी आती है।
अच्छा, कॉर्पोरेट एफडी ये 12%, 13%, 8%, 15% तक भी रिटर्न देती है। तो ये कोई भी खुलवा सकते हैं? हाँ, कॉर्पोरेट एफडी ये इंस्टीट्यूशंस के बिजनेसमैन क्या होती है, बड़ी बड़ी कंपनियां जो होती हैं ना, वो भी एफडी डिपॉजिट लेती हैं। बजाज एफडी लेता है। अब बजाज को आप ये नहीं कह सकते कि बजाज मेरा पैसा लेके भाग जाएगा। हाँ, एक छोटा कोई बिजनेस है तो उसको आप कह सकते हैं, बजाज को पैसा लेके भागना इतना आसान नहीं है। वो आपके 1 लाख 2 लाख या 10 लाख रुपए लेके नहीं जाएगा, तो वो रिटर्न ज्यादा देते हैं। अच्छा, तो कॉर्पोरेट एफडी भी होती है, इसलिए मैंने आपको उस एफडी के अलावा यहाँ एफडी गिनाया। मतलब आप कंफ्यूज ना हो कि मैं एफडी गिना रहा हूँ। इनको एक काम करते हैं, कॉर्पोरेट एफडी जो होती है ना, आप पता कर लेना कैसे बनती, कितना इंटरेस्ट देता है। एक बार आप कमेंट करके बताना कि सबसे ज्यादा अभी जो रिटर्न दे रही है वो कौन सा कॉर्पोरेट एफडी है जी। ये भी देखिए। तीसरा ऑप्शन है म्यूचुअल फंड। हाँ, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, जिनकी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी कम होती है, जो सीनियर्स हमारे बुजुर्ग हैं जो 60 क्रॉस कर चुके हैं जी, तो उनकी सेविंग स्कीम अलग होती है। नॉर्मल सेविंग अकाउंट से ज़्यादा उसमें 5%, 6%, 7%, क्योंकि लो रिस्क पर सेविंग अकाउंट से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट रिटर्न मिल जाता है। उसके बाद एनपीएस है, नेशनल पेंशन स्कीम हो गई है, रियल एस्टेट है, बॉन्ड है, गवर्नमेंट बॉन्ड भी आप ले सकते हैं। उसके बाद डायरेक्ट इक्विटी वाले ऑप्शंस भी आ जाते हैं। उसके बाद यूलिप प्लान है इंश्योरेंस के। यूलिप प्लान के अंदर आप मार्केट लिंक प्लान चलते हैं, जहाँ पर कंपनियाँ मार्केट से रिलेटेड रहती हैं पर हम डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं होते हैं जी। तो ये सारी चीज़ें हैं सर। सुकन्या है, किसान विकास पत्र है, बहुत सारे प्रोडक्ट हैं। इनके बारे में अपन डिटेल में एक एक टॉपिक को हम आपको जो भी हम लोग इसके डिटेल में जाएंगे, क्योंकि हमें डिटेल में जानना भी पड़ेगा, क्योंकि खुलवाने के लिए कहाँ जाना होता है, कैसे करना होता है, हम लोग एक एक करके डिटेल में जाएंगे। अभी आप लोगों को जिसके बारे में पहले जानना हो ना, आप कमेंट कीजिए, हम बिल्कुल पहले बात करेंगे। ठीक है, तो हमें लगता है कि अब बिल्कुल सर आज का करना चाहिए। चलिए, थैंक यू वेरी मच। सब्सक्राइब करें।